आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो पहले हमारे भारत का एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में सन 2019 में संविधान संशोधन करने के बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। और जो विशेष दर्जा दे रही थी, जो जम्मू और कश्मीर राज्य की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू और कश्मीर राज्य में जो एक विशेष दर्जा उसे दे रहा था, एक पावर दे रहा था उसे, वो क्या था? अनुच्छेद 370। आज जो मैं लेक्चर लूंगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जम्मू कश्मीर है, इसकी कहानी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा क्यों ग्रसित था, इतना ज़्यादा मतलब कैसे इसमें मिलिटेंट्स होते थे, इतना ज़्यादा क्या हमारी आर्मी होके भी कुछ नहीं कर पाती थी, और हमारे भारत का संविधान इसमें क्यों नहीं लागू हो पाया था। तो बताता हूँ, इसको पूरा बताऊँगा, इसको क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने अंदर में। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य बनने से पहले आपको एक शॉर्ट कहानी सुननी पड़ेगी, और वो कहानी ये है, आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो देश है उसने कितनी गुलामी की है। हजारों साल, 1500 साल पूरा जो है उसने गुलामी की है। हमारे देश में ऋग्वेद हुआ, हमारे पूरे भारत में ऋग्वेद काल आया, उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में राजाओं महाराजाओं का उद्भव हुआ, नतीजा हमारे देश को राजाओं महाराजाओं ने चलाया। उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े राजा आए, छोटे राजा आए, जिन्होंने भारत को चलाया, अर्थव्यवस्था संवारी और आक्रमण भी किए। मुस्लिम साम्राज्य आया, मुस्लिम साम्राज्य में भी हमारे देश में उन्होंने हमको आप बोल सकते हो रूल किया। हमारे देश में कई ऐसे मुस्लिम साम्राज्य थे जिन्होंने भारत को आक्रमण करके लूट लिया और वापस चले गए। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम साम्राज्य भी थे जो भारत में आक्रमण किया लेकिन भारत में ही होकर रह गए, और भारत की संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया, भारत के धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे पूरे देश के लोगों को उनसे शिकायत नहीं है कि जो हमारे भारत में बस रहे हैं मुस्लिम साम्राज्य, दिक्कत उनसे थी जो हमारे भारत में आए, आक्रमण किया, लूटा और वापस चले गए। लेकिन जो हमारे देश में आए, कुछ मुस्लिम शासक ऐसे भी हुए जो हमारे देश में आए और बाकायदा हमारे देश में उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद हमारे देश में बच गए और हमारे ही देश में उन्होंने रूल किया, हमारे देश को समृद्ध किया, हमारे देश से व्यापार किया और हमारे देश की संस्कृति धर्म को आगे बढ़ाने का भी काम किया। और हमारे देश में जब जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने हमारे देश के प्रति लड़ा भी, और हमारे देश को उन्होंने अपना देश माना, ये भी है। फिर आपने देखा होगा धीरे धीरे हमारे देश में मुगल साम्राज्य आया, और मुगल साम्राज्य के समानांतर ही हमारे देश में पश्चिमी शक्तियाँ भी आई, और जो पश्चिमी शक्तियाँ आई उन्होंने भी राज किया। सबसे बड़ी पश्चिमी शक्ति ब्रिटेन ने हमारे देश में राज किया। और इसी बीच में राजा रजवाड़े भी चल रहे थे, पता होना चाहिए आपको। बुंदेलखंड ये क्या था? रजवाड़ा था। बघेलखंड रजवाड़ा था। चित्तौड़गढ़ रजवाड़ा था। मैसूर रजवाड़ा था। हमारे देश में पैरेलल यानी समानांतर मुस्लिम साम्राज्य भी था, यूरोपीय साम्राज्य भी था, और उसी समय देश के देसी रियासतें भी थी। देसी रियासत का मतलब राजा रजवाड़े, जिनका बकायदा एक पूरा राज्य हुआ करता था और उसमें वह अपने नियम और कानून चलाया करते थे। लगभग 586 रियासतें, थोड़ा ऊपर नीचे डेटा हो सकता है, 586 रियासतें, देसी रियासतें, हिंदू मुस्लिम सबका मिला के 586 रियासतें हमारे देश में थी। और 586 रियासतों का मतलब क्या है कि हमारे भारत देश के अंदर में ही 586 देश थे। कल्पना कर सकते हैं, आज जो पूरा भारत एक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो पूरा भारत एक है, क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि 1947 से पहले इसमें 586 देश बसा करते थे। 15 अगस्त 1947, 86 बोल गया मैं, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत अखंड भारत नहीं था। आपको बता दें, हमारा भारत था ही नहीं, हमारा भारत एक भारत था ही नहीं, क्योंकि इस पूरे भारत में अलग अलग रियासतें और ब्रिटिश साम्राज्य था। 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से
ये पूरा भारत एक हुआ है। आपको बता दें, अगर वो महापुरुष, वो लौह पुरुष अगर वो ना होते तो आपको बता दें, यहाँ से अगर बांदा जाते तो बीच से एक रियासत को क्रॉस करना पड़ता आपको। अगर यहाँ से आप झांसी जाते तो बीच में 2-3 देश को आपको जाना पड़ता। बताएं आपको, भारत में इतने सारे देश होते। वो लौह पुरुष, वो हमारे देश को एक करके चला गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको मैं बता दूं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी कहानी पड़ेगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो खाली भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके साथ एक और देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान पेट में था, ठीक है। उसके बाद उसका जन्म हुआ 14 अगस्त 1947, और उसके बाद हमारे भारत का आप बोल सकते हो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त और 15 अगस्त के मध्य रात्रि लाल किले से झंडा फहराते हुए हमारे जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत को रेडियो के माध्यम से संबोधित किया कि आज से भारत आज़ाद है और भारत के ऊपर अब कोई विदेशी शक्ति का राज नहीं है, भारत एक संप्रभु राज्य है। जो स्पीच उन्होंने दिया, जो स्पीच उन्होंने बोला, भाषण दिया, उस भाषण को बोला जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। आपको सोचिए, जैसे ये तो वैसा ही हुआ कि आप और आपके बाप दादा के भी बाप दादा कई दिन से गुलामी कर रहे हो और इस डेट से आज आप क्या हो, आज़ाद हो। सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा जब हमारे भारत देश के लोग आज़ाद हो रहे थे और जिनके पूर्वजों ने ब्रिटिश के अंडर में 300-350 साल गुलामी की, वो आज़ाद हो रहे थे। अब वो पूरे भारत में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हो रहे थे। स्वतंत्रता हुई, देश आज़ाद हुआ। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। फ्रूटी को ले गए रणबीर कपूर सॉरी, और स्लाइस को ले गए कौन? तुमको तुम्हारा करंट अफेयर पूरा है, विक्की कौशल। फ्रूटी का प्रचार कौन? आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को ले गए रणबीर कपूर, है ना। क्या हो गया? तो क्या हो गया फिर? गलत बोल रहा हूँ क्या? चलने दे, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। बीच में ऐड भी आता है ना। तो हमारे वीडियो में तो अभी ऐड आएगा नहीं, तो मैं ही कर देता हूँ, है ना। ओके, ये चीज़ हुआ बॉयज एंड गर्ल्स। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक ऐसी ताकत देता था जिसकी वजह से आप मान के चलिए कि ये राजा जैसे रहा करता था और पूरे भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ था। और इस अनुच्छेद 370 के तहत वहाँ की जनता और वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा उछलती थी। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लड़के होते हैं, है ना, मुझसे निकली नहीं होती लेकिन गुंडा अपने आप को कहते हैं, और दूसरे गुंडों के दम पे उछलते हैं। तो उस समय जितने भी आतंकवादी और वहाँ की सरकार थी, वो इस अनुच्छेद के दम पे उछलती थी कि हमारा जो संरक्षक है वो कौन है, धारा 370। तो ये धारा 370 कैसे लगाया गया, उसको तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि धारा 370 लगाने की स्थिति आई कैसे इसको लगाया गया, कारण क्या था। आपको बता दें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारे देश में 586 लगभग रियासतें थी जिनको विलय करना था। और आपको बता दें, देश आज़ाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि देश की अंतरिम सरकार का हेड मुझे बनाया जाए, क्योंकि वह उस समय बुजुर्ग भी थे। लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि नहीं, ये जो जवाहरलाल नेहरू है ये युवा है, अच्छा सोचता है, विचारता है, पढ़ा लिखा है, इसको बनाया जाए। तो गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की तबीयत थोड़ी खराब थी और उनको पता था कि मेरा समय अब नज़दीक है। तो उन्होंने ये जो रियासतें थी इनको
मिलाने का काम बड़ी जल्दी जल्दी किया। वो सोचते थे कि अगर ये रियासतों को भारत में नहीं मिलाया गया, अब भारत के अंदर अगर कोई रियासत रह रही है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए कि ये हमारा जो है भारत है, ये हमारा भारत है। अब भारत में मान लीजिए पूरा भारत आज़ाद हो गया, भारत के बीचों बीच एक रियासत है, तो ये तो स्थलबद्ध हो गया। अब मान लीजिए भारत के बीचों बीच अगर कोई रियासत है, कोई देश है और अगल बगल भारत है, अब भारत अपना हवाई क्षेत्र उसे नहीं देता है, तो क्या वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। बताइए, हर घर को निकलने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। अब मान लीजिए कोई ज़मीन है, चारों तरफ मकान बने हैं, तो कहाँ से निकलेगा भाई? नहीं निकल पाएगा ना, तो उस ज़मीन का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सोचना था कि जितनी भी देसी रियासतें हैं, देखिए भाई, आप लोग ज़्यादा दिमाग मत खराब कीजिए, आप लोग सोचता है भारत में मिल जाइए। अगर आप भारत में मिल जाएंगे, एक देश कहलाएंगे। आपके पास अरब सागर है, आपके पास बंगाली खाड़ी है, आपके पास हिंद महासागर है, और सबसे बड़ी बात कि हम स्थलबद्ध देश नहीं है, हमें किसी भी देश विदेशी शक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। हमारा खुद का हवाई क्षेत्र होगा और दूसरे देश जाने के लिए हमारे पास अरब सागर है और हमारे पास बंगाली खाड़ी है, हिंद महासागर है। फ्रीली कहीं भी उड़ के और पानी से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, उस समय जो है बहुत सारे राजा, ठीक है, राजा तो राजा, अब जानते हो एक वो होता है ना, गर्व होता है, ठीक है, प्राउड होता है, राजा, भले ही आता जाता कुछ ना हो लेकिन राजा। ठीक है, आया समझ में? ये चीज़ है, तो गर्व होता था। नहीं, कैसे ज्वाइन करेंगे? भारत में अगर मिल जाएंगे तो हमारी संप्रभुता खत्म हो जाएगी, फिर हमारा राज चलेगा नहीं। भाई सीधी सी बात है, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को चला रहा होगा, राजा होगा वहाँ का, और अगर वह भारत देश में मिल जाएगा तो कैसे चलाएगा? आप ही बताइए। फिर भारत का जो शासक होगा उसको उसके अंडर में चलना पड़ेगा ना, और राजा दूसरे राजा के अंडर में कैसे रह सकता है? तो बहुत सारी रियासतों ने क्या किया? मना कर दिया कि भाई हम भारत से नहीं मिलने वाले। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन भारत विभाजन योजना कौन लाया? माउंटबेटन लॉ, हमारा उस समय भारत का वायसराय था माउंटबेटन। भारत विभाजन योजना, उसने क्या बोला कि 15 अगस्त और 14 अगस्त 2 देश आज़ाद होंगे, यानी पूरे भारत के 2 देश बनेंगे। एक कौन बनेगा? पाकिस्तान, और दूसरा क्या बनेगा? भारत। एक तीसरा भी था जिसका नाम है देसी रियासतें। देसी रियासतों को यह अधिकार था कि दोनों देश आज़ाद होने के बाद ये जो 586 देसी रियासतें हैं, ये लोग चाहें तो मिल जाएं पाकिस्तान के साथ और चाहें तो मिल जाएं भारत के साथ। और तीसरा पॉइंट क्या था कि चाहें तो स्वतंत्र अपना देश बनाकर रहें। उस समय छोटी मोटी मिला के 586 रियासतें थी, और आपको बता दें जो छोटी रियासतें थी तो वो तो स्वतः जो है भारत में मिल गए। कुछ भारत में मिल गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए। आपको बता दें उस समय पाकिस्तान 2 थे, एक पूर्व का पाकिस्तान, एक पश्चिम का पाकिस्तान। आज अभी जो पाकिस्तान है वो पश्चिम का पाकिस्तान है, और अभी जो बांग्लादेश है वो था पूर्व पाकिस्तान। सन 1971 के दिसंबर में आज़ाद हुआ है और बांग्लादेश बना है। आए समझ में? तो कुछ रियासतें वहाँ जुड़ गई और कुछ रियासतें पश्चिम पाकिस्तान में जुड़ गई, और कुछ रियासतें भारत में ही रहने का उन्होंने फैसला लिया। कुछ रियासतें थी जो बोलने पर भी नहीं जो है जुड़ी। और आपको बता दें ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हेल्दी थे जो है, और तुरंत डिसीजन लिया करते थे, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाया करते थे। ठीक है, और आपको बता दें ये ऐसे व्यक्ति थे ज़बरदस्ती भी करते थे। कैसे नहीं ज्वाइन करेगा? जैसे मान लीजिए किसी राजा के पास गए और उसको बोले भाई साहब ये विलय पत्र है, और विलय पत्र है, आप भारत में ज्वाइन हो रहे हैं। पूछते नहीं थे, बोलते थे आप भारत में ज्वाइन हो रहे हैं, आप भारत का हिस्सा कहलाएंगे। मान लीजिए राजा ने जो मना कर दिया, नहीं होऊंगा, तो सीधे बोलते थे कैसे नहीं होगा, होना पड़ेगा, भारत में तुझे ज्वाइन होना पड़ेगा। तो क्या करते थे? स्वतः मान गया तो ठीक, और नहीं तो सैन्य बल से उसको भारत में करते थे। ठीक है, बकरी होती है, दूध देने में अगर नाटक करेगी तो कैसे करना होता है ना? एक पैर दबा लो, हो गया। क्या करेगी बेचारी बकरी? बताइए, बस हो गया। यही जो नीति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो स्वतः हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो सैन्य और पुलिस बल पे भारत का हिस्सा बनेगा। बनेगा कैसे नहीं? ठीक है, आए समझ में? कुछ रियासतें थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कोहराम मचा दिया, नहीं हो रहे थे। जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की रियासत हरि सिंह वहाँ का राजा था। हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत। सबसे पहले जूनागढ़ की बताता हूँ। जूनागढ़ क्या था?
जूनागढ़ की रियासत, और जूनागढ़ का जो गुजरात के पास है जूनागढ़, तो वहाँ का राजा मुस्लिम था, और वो बोला कि ये जो जगह है, मेरी जो रियासत है, यह मैं दूंगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान में मिलूंगा, मैं इस क्षेत्र को पाकिस्तान मिलाऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कोई बात नहीं, जनमत करा लेते हैं। जनमत का मतलब जनता से पूछ लेते हैं कि आप किसकी तरफ जाना चाहोगे, भारत के साथ कि पाकिस्तान के साथ। वोटिंग कराई गई, जनमत कराया गया। 99.9% जनसंख्या ने बोला कि भारत की तरफ जाएंगे। जनमत हो गया, सफल रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला अब तो तुम्हारा जूनागढ़ हमारा। वो क्या बोलता है, नहीं ये फर्जी था, ये जनमत फर्जी था। इतना बोलते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के लग गई आग कि एक तो जनमत कराए, ऊपर से बोलता फर्जी, सैन्य बल पे तेरे को लेंगे। उसको आगाज हो गया कि सेना आने वाली है। वो पूरा अपना राजमहल का सामान पैक किया, गाड़ियों में भरा, निकल गया पाकिस्तान। अपने साथ पूरा अपना सामान लिया, सब कुछ अपने साथ, अपने कुत्ते को ले गया और अपने बीवी बच्चों को यही छोड़ के चला गया। ऐसा राजा, बताइए। उसको कुत्ता ज़्यादा प्यारा था, भाग गया जो है, क्या बोलते हैं, कहाँ, पाकिस्तान। वहाँ पे जाके मिल गया, और वहाँ पे जाके बोलने लगा कि भारत ने जनमत गलत कराया है, भारत ने जनमत ऐसे कराया है, जनता हमारी तरफ है। जनता उसकी तरफ नहीं हुई, जूनागढ़ मिल गया। इधर हैदराबाद रियासत भी बोल रही थी कि नहीं, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। अब आपको बता दें, ये जैसे हमारा भारत है, यहाँ पे कहीं है हैदराबाद। अब आप देखिए, ये हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा पूर्वी घाट, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, और वो बोला था कि नहीं मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। अब ये जमीन का टुकड़ा है भाई, उठा के उधर थोड़ी रख सकते हो, ये तो वहीं रहेगा जमीन का। भाई कूलर पंखा होता तो चलो ठीक है, ले जाओ पाकिस्तान, लेकिन जमीन थोड़ी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर सरदार पटेल ने उनको बताया कि देखिए आप पाकिस्तान में मिल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप स्थलबद्ध हो जाएंगे। हम आपको अपना हवाई क्षेत्र नहीं देंगे, और हम आपको आपका हवाई क्षेत्र नहीं देंगे, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, मुझे सोचने का समय दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला ठीक है, दिया 1 साल सोचो समझो, और उसके बाद अगर आपका जो जवाब है उसे हमें हाँ में चाहिए, ना नहीं चाहिए। 1 साल सोच लीजिए, समझ लीजिए, आंसर आपका हाँ होना चाहिए, नहीं तो हम अपने हिसाब से आपका जो हैदराबाद है ये करते हैं। यहाँ पर 1 साल समय मिल गया, 1 साल समय मिल गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचे चलो यार ये टेंशन तो गई हैदराबाद वाली, 1 साल का समय दे दिया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं सीधे कहाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास गए। जब ये विलय पत्र चल रहे थे, अलग अलग राजाओं से साइन कराए जा रहे थे, जबरदस्ती, या फिर आप बोल सकते हो स्वतः। और ये जो राजीव सिंह थे, इनको पता था कि एक न एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे पास भी आएगा, ठीक है। इसकी एक खासियत थी, ये जब इसको नहीं मिलना होता था ना, तो ये बोल देता था अपने असिस्टेंट से कि जाओ बोल दो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं मिलूंगा। बहुत बार घुमाया इसने पटेल को, बहुत बार घुमाया। जब भी पटेल जाएं तो बोल दे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जाएं तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब वही पेट का दर्द बन गया सिर दर्द बाद में, है ना। पेट दर्द ठीक हो गया, सिर दर्द बन गया। पटेल साहब ने इनको बोला कि देखिए ऐसा है, ये जम्मू कश्मीर जो रियासत है आपकी, इसमें बाहुल्य क्षेत्र मुस्लिम है और हिंदू बहुत कम है। एक्चुअली हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर खरीदा था, किसी मुस्लिम शासक से इसने जम्मू कश्मीर खरीदा था। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा थे और हिंदू कम थे। सेना भी इसकी कोई खास नहीं थी, लेकिन थी। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला नहीं, जनमत तो नहीं कराऊंगा, ना विलय कराऊंगा, स्वतंत्र राज रहेगा। माउंटबेटन योजना के तहत बोला है ना उन्होंने कि जो रियासत उधर, वो ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था ना इधर। पाकिस्तान में मिल जाएगा तो क्या होगा, बाहुल्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, मुस्लिम, वैसे उसकी नहीं चलने वाली। मैं स्वतंत्र अपना देश बनाऊंगा। और आपको बता दूं, ये राजा वैसा ही राजा था जैसे राजा होते हैं एक्चुअल में, अय्याश, अंधाधुन पैसा, ठीक है। मान लीजिए जैसे शैली है, शैली ने मुझे कोई जोक सुना दिया, मुझे भले भी हंसी नहीं आई लेकिन सुनाया उसने, मैंने सोने की चेन लगा के लो। ऐसे राजा हुआ करते थे। मुंबई के रेस कोर्स में जो है, मुंबई के रेस कोर्स में पैसा लगाया करते थे, घोड़े की रेस में पैसा लगाया करते थे। ऐसे अय्याश, प्रजा से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब ज़्यादा हो गया तो बस प्रजा से हालचाल पूछने, हाँ भाई कैसे हो, प्रजा से कोई मतलब नहीं, बस अपने शौक पूरे करना। ऐसे राजा हुआ करते थे। क्या हुआ फिर, पटेल गए, पटेल को मना कर दिया उसको। पटेल को तो गुस्सा आई बहुत तेज, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, अभी हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है। घड़ी ऐसी चल रही है, हिम्मत से काम लेना है। बेटा करेगा तो तू साइन है ही, आज नहीं तो कल, लेकिन करेगा तो है ही। वही बोला करा लो साइन, नहीं करूँगा, ठीक है।
वो पटेल आ गए वहाँ पे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो जम्मू कश्मीर है ये मेरी स्वतंत्र रियासत है, इसको मैंने खरीदा है। पटेल ने समझाया कि देखिए जम्मू कश्मीर एक तरफ से घिरा हुआ है चाइना से, दूसरी तरफ से पाकिस्तान से और तीसरी तरफ से भारत से। तुम भी एक स्थलबद्ध देश बन जाओगे, ये कोई देश तुम्हें अपना हवाई क्षेत्र नहीं देने वाला, अपना विकास कैसे करो। हाँ मैं कर लूँगा, राजा हूँ मैं कर लूँगा, ठीक है, राजा को समझाने की जरूरत नहीं है, राजा हूँ मैं। तुम हो क्या राजा? नहीं, मैं हूँ राजा। इसी समय 1947 की बात है, गवर्नर जनरल बना पाकिस्तान का जिन्ना। वो आपने पाकिस्तानी नोट में देखा होगा, जिन्ना जो है, ठीक है, वो उसके चेहरे से पता लगता है कि एक नंबर का जो है सुरती खोर रहा होगा, सुरती खाता रहा होगा, तंबाकू खाता रहा होगा, उसकी शक्ल से देखते लगता है। अच्छा हुआ हमने कम से कम अपने गांधी जी की हंसते हुए फोटो डाली है, उन्होंने नहीं डाली। अगर उन्होंने डाली होती तो तंबाकू वाले दांत दिख जाते, ठीक है, उनकी नोटों पर। ये चीज़ हुआ, अलग ही छाप होती है, लोग हंसते हैं नोट देखकर। उन्होंने क्या किया, आपको बता दें, थोड़ा सा यहां पर कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जब दोनों देश का बंटवारा हुआ, समझिएगा, जब दोनों देश का बंटवारा हुआ, एक कौन था पश्चिम में? पाकिस्तान, और कौन था? भारत। भारत के उत्तर में क्या? JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। समझिएगा, अभी बड़ी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये पाकिस्तान और ये भारत, ठीक है। पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान का जो, मैं जीजी कर लेता हूं, जीजी का मतलब क्या? गवर्नर जनरल। समझिएगा, जीजी का मतलब क्या? गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना कौन? जिन्ना। खुश हो गया, दांत दिखा दिए, आज़ाद हो गया। इसी के लिए तो मरा जा रहा था, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अलग देश, मैं वहाँ का शासक। और कितना दिन जिया? इतना भी नहीं चला, इसके लिए मरा जा रहा था ये। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आए समझ में? बंटवारा हुआ, कुछ गाड़ियां उन्हें दी गई, फौजी गाड़ियां, कुछ गाड़ियां हमने लिया, कुछ हवाई जहाज उन्हें दिए गए, कुछ हवाई जहाज हमें दिए गए। भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं होता है तो कुछ बर्तन उसे दिए जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके। कुछ सेना उन्हें दी गई, कुछ सेना हमें। लेकिन आपको बता दें, यहां के पाकिस्तान की सेना का कमांडर था, समझिएगा भी ध्यान से, पाकिस्तान की सेना का कमांडर था, और वो जो कमांडर था वो था ब्रिटिश, अंग्रेज था। समझिएगा, अभी लॉर्ड माउंटबेटन जानते थे कि ये अभी नया देश है और यहाँ पर अभी हम इनके देश का कमांडर नहीं बना सकते। क्यों? कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भारतीय इतनी बड़ी पोस्ट में आया ही नहीं। धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरण करेंगे, धीरे धीरे कमांडर बनाएंगे, उनको सिखाएंगे, फिर हम जो है आराम से यहाँ से छुट्टी लेके जाएंगे। भारत की भी सेना थी, यहाँ का कमांडर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की सेना का कमांडर तो था ही, वह पाकिस्तान की सेना का भी, यानी दोनों सेनाओं की बागडोर किसके हाथ में? एक व्यक्ति, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो जिन्ना साहब गए इस ब्रिटिश कमांडर के पास, बोला कि सेना भेज दो जम्मू कश्मीर, आक्रमण करा दो, ठीक है, सेना भेज दो जम्मू कश्मीर, आक्रमण करा दो और जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में ले लो, और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट होना है, ठीक है। जिन्ना को लगा कि ये बोलेगा उससे तो मान जाएगा, है ना, पर ये नहीं जानता था कि ये उसका भी बाप है। ये कमांडर ने सोचा कि अगर हम जम्मू कश्मीर में आक्रमण करेंगे तो भारत की सेना भी आक्रमण करेगी। आज पाकिस्तान की सेना हमारे अंडर में और भारत की भी सेना हमारे अंडर में, यानी ये युद्ध तो ब्रिटिश और ब्रिटिश का हो जाएगा। ये युद्ध किसका हो जाएगा? यानी दोनों तरफ से ब्रिटिश ही तो लड़ेंगे। आप जरा बताइए, जब दोनों सेनाओं की बागडोर किसके हाथ में है? अभी ब्रिटिश के हाथ में है। यानी इधर से भी ब्रिटिश लड़ेगा, उधर से भी ब्रिटिश लड़ेगा, इधर से भी ब्रिटिश लड़ेगा, उधर से भी ब्रिटिश लड़ेगा। नतीजा क्या? कि ब्रिटिश आपस में लड़ेंगे। और कमांडर ने साफ मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, हम ब्रिटिश अपने में नहीं लड़ेंगे, ये तो आप हमको लड़ाने की बात कर रहे हो, मैं नहीं जा रहा, जो करना है कर ले। जिन्ना को मना कर दिया। जिन्ना को दुख हुआ, नींद नहीं आई होगी उस दिन, है ना। उस दिन उसने अंधाधुंध तम्बाकू और जो है सुर्ती खाई होगी। मना कैसे कर दिया, मैं यहाँ का गवर्नर जनरल, मना कैसे कर दिया, ठीक है। रोया भी होगा, किसको क्या पता, रोया भी होगा, 2-3 आंसू तो रोया ही होगा, है ना। उसने सोचा कि जो हमारी पाकिस्तान की सेना है, उसने ये सोचा कि जो हमारे पाकिस्तान की सेना है इसको खड़ी की जाए। पाकिस्तान का जो हेड था उस समय, पाकिस्तान के सेना का जो हेड था, उसको बोला जाओ गिलगित बाल्टिस्तान, और वहाँ की जो कबीलाई सेना है
उसको रिक्रूट करो और हमला बोल दो किस पे? जम्मू कश्मीर पे। 1947 के अक्टूबर की बात बता रहा हूँ। ये गई, पाकिस्तान सेना गई चुपके से, किसी को कुछ पता नहीं, सिविल ड्रेस में ट्रक व्रक लेके गई, और वहाँ की जो कबीलाई सेना थी, मुस्लिम सेना, 10,000 की सेना बनाई और उसका नाम रख दिया आज़ाद कश्मीर सेना। क्या नाम रख दिया? आज़ाद कश्मीर सेना। और उनको ट्रकों में भर भर के जाके छोड़ दिया गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि वो इतना हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है, उसके बाद ट्रक नहीं चल सकते थे, छोड़ दिया, हथियार दिए। और वो जो है हमारे जम्मू कश्मीर में लड़ते सीधे श्रीनगर तक पहुंच गए। कुछ इस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है। तो यहां पर सेना को छोड़ दिया, कबीलाई सेना को, और कबीलाई सेना जैसे ही वो भारत में एंटर हुई, जम्मू कश्मीर में, ध्यान दीजिएगा उस समय जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं था, जैसे ही वो एंटर हुई इतना ज़्यादा जो है उन्होंने लूटपाट किया। अब भाई सेना, वो आज़ाद कश्मीर सेना आपको बताती है, लेकिन सेना को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है मैंने हथियार दे दिया और बन गए सेना, नहीं, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको सम्मान सिखाया जाता है, तहजीब करना सिखाया जाता है। अब वो आदिवासी सेना, कबीलाई सेना, उसे क्या पता? अब वो जब पहुंची यहाँ पर तो यहाँ के जितने भी लोग थे घरों घरों में घुस के मारा, कत्लेआम किया, सब कुछ लूट लिया, सोना चांदी जो भी था लूट लिया, पैसे वैसे सब लूट लिए। यहाँ तक कि वो इतनी दरिद्र सेना थी कि वो जो भी उसके आसपास घर आ रहे थे, महिलाओं, बिटियाओं, बच्चे बच्चियाँ, गैंग रेप किया, इतना ज़्यादा कत्लेआम किया। आपको बता दें कि वहाँ उनकी जनसंख्या बहुत कम रह गई। वो धीरे धीरे ऊपर से मारते मारते नीचे पहुँच रहे थे। और यहाँ पर पता चला हरि सिंह को पता चला, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ बोला कि देखिए उन्होंने हमला कर दिया है, विलय पत्र पे साइन कीजिए तभी हम आपको बचा पाएंगे। तब भी वो मानने को तैयार नहीं था, नहीं। और यहाँ तक कि हरि सिंह के कमांडर ने भी बोला, ब्रिगेडियर उसका था, हरि सिंह का जो सेना का ब्रिगेडियर था, उसने बोला कि सर देखिए अभी तो यही है कि भारत में मिल जाइए, क्योंकि हमारे पास उतनी सेना नहीं है। हालांकि हम आपकी सेना है, हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे जब तक हमारा लड़ा होगा, क्योंकि आप हमारे राजा हैं, लेकिन हम जीत नहीं पाएंगे उनसे, क्योंकि हमारी सेना कम है, भारत का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ये जो कबीलाई सेना थी पाकिस्तान की, ये लड़ते लड़ते आ गई उरी, और उरी में आपको बता दें नीचे खाई थी और एक ब्रिज बना हुआ था, एक क्या है, ब्रिज बना हुआ था, और वो ब्रिज तक सेना आ गई। और वो ब्रिगेडियर ने समझा कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए, नहीं तो ये अगर ये पार कर गई तो ये श्रीनगर में पहुंच जाएगी, और उस समय जो है हमारा क्या होगा, बड़ा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, हमारे राजा, हमारी प्रजा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का ऐसा काला दिन है कि जिस व्यक्ति के साथ क्या क्या ना हुआ होगा, कत्लेआम, गोली चलाना, औरतों के साथ गैंग रेप करना, मार डालना, ये हुआ। जैसे वो उरी पहुंची, उरी में एक ब्रिज था, उस ब्रिज को तोड़ दिया और 2 दिन का समय मिल गया, क्योंकि उस ब्रिज से तोड़ दिया, ब्रिज ध्वस्त कर दिया, और अब सेना क्या करेगी, नीचे उतरेगी तब चढ़ाई करेगी, उसमें 2 दिन मिल गया। अब पूरी कार्रवाई इसी 2 दिन में हुई है। और ये जो हरि सिंह था भाग के आ गया सीधे कहाँ पर, श्रीनगर में, और श्रीनगर के होटल में अपने, या अपने जो फार्म हाउस होता है या अपना पैलेस होता है, उसमें रुका हुआ था। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर इसको बोला कि देखो ऐसा है हरि सिंह, अभी भी समय है, तहस नहस हो जाओगे, विलय पत्र पे साइन कीजिए। सोचता रहा। आखिरकार इसने हाँ भरी साइन करने के लिए, लेकिन इसने कुछ अपनी शर्तें भी की है कि जो है आपका संविधान यहाँ लागू नहीं होगा, आपके राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू नहीं होंगे, आपके भारत की सरकार यहाँ राज नहीं करेगी, यहाँ सिर्फ हमारी जनता की सरकार राज करेगी, हमारे यहाँ का अलग झंडा होगा, हमारे यहाँ का अलग राष्ट्रगान होगा, फलाना ही, ऐसे करके। सरदार वल्लभ भाई ने बोला कि एक बार तो साइन तो कर, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, एक बार तो साइन कर, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अच्छा, इसको कहीं भरोसा नहीं हो रहा था जब इसके राज्य पे इतनी ज़्यादा आक्रमण हो गया, जैसे अभी रशिया का आक्रमण हो गया यूक्रेन पर, उसी तरीके से उस समय जम्मू कश्मीर में आक्रमण हो गया। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था।
आखिरकार इसने विलय पत्र पे साइन किया और भारत को जम्मू कश्मीर का रक्षा, संचार और विदेश मामले मिल गए। जम्मू कश्मीर का रक्षा, संचार और विदेशी मामले कि जो विलय पत्र पे उन्होंने साइन किया। विलय पत्र पे सिर्फ नाम लिखना होता था और साइन करना पड़ता था, बस। बाकी पूरा फॉर्मेट बना हुआ था कि मैं इस देश का ये फलाना ठिकाना ऐसे करके। तो क्या हुआ कि उन्होंने साइन किया और समझौता हुआ कि जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार सिर्फ रक्षा, संचार और विदेश पर ही अपना हक जमा पाएगी, बाकी किसी पर अपना हक नहीं जमा पाएगी। साइन हुआ, जम्मू कश्मीर हमारे अंडर में आया और उस रात, वो एक गाना नहीं है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आप लोग लगाते हो, आपका जो है CCC का भी एग्जाम होगा तो लगा लेते हो, ठीक है। अगले दिन अगर आपको ब्लड टेस्ट भी कराना हो तो उस टेस्ट के लिए भी लगा लेते हो, यही रात अंतिम, यही रात भारी। पता नहीं कल ब्लड में क्या निकले, ओके, पास हो पाएंगे कि नहीं। तो क्या हुआ, उसका असिस्टेंट था, राजा हरि सिंह का असिस्टेंट था। साइन करने के बाद उस असिस्टेंट को उसने बंदूक दे दी और बोला, देख मैं सो रहा हूं और कल सुबह अगर भारत की सेना ना आए तो मुझे उठाना मत, ये गोली मार देना मुझे। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो राजा था और अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। बारामूला में उस कबीलाई सेना का अटैक हुआ और बारामूला में इतना ज़्यादा कत्ले आम किया, इतना ज़्यादा गैंगरेप किया, इतना ज़्यादा उन्होंने मारा, एकदम भूखे शेर, भूखे भेड़िए की तरह, जो है, शेर तो नहीं बोलेंगे, भेड़िया बोलेंगे, भेड़िए की तरह जो है टूट पड़े। बारामूला की जनसंख्या मात्र 1/3 बची। इतना ज़्यादा कत्लेआम किया उन्होंने, मात्र 1/3। आज भी वहां के इतिहास में यह दिन याद किया जाता है। यहां पर विलय पत्र साइन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीधे हमारे भारतीय सेना को आदेश दिया कि जाइए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में हवाई जहाज में बैठिए और सीधे श्रीनगर उतरिए। और अगर ये काम इतनी जल्दी ना किया होता तो वो कबीलाई सेना एयरपोर्ट पे भी हमला कर देती, नतीजा हमारा प्लेन नहीं उतर पाता, हमारी सेना भी नहीं जा पाती। और उस समय श्रीनगर और भारत से जुड़ने का यही रास्ता था, प्लेन, क्योंकि उस समय रोड नहीं बनी थी। हमारी सेना सुबह 6 बजे यहाँ से बैठी, हथियार बंद हुई और पहुंची वहाँ पे 2 घंटे में सीधे श्रीनगर। और श्रीनगर में जैसे ही उतरी, उस समय वहाँ पर कंट्रोल कर रहा था फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक ऐसे कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शेख अब्दुल्ला ऐसे कुछ नाम है, फारूक अब्दुल्ला। उसने भारतीय सेना का बहुत अच्छा स्वागत किया, स्वागत हुआ। उसके बाद भारतीय सेना लग गई अपने काम पे। इतना एरिया देखिए, इतना एरिया ये लोग हमारा ले चुके थे। हमारी भारतीय सेना जैसे यहाँ पहुंची तो हमारी भारतीय सेना ने लगातार जो है युद्ध किया, 2 महीने तक युद्ध किया और इस पूरी सेना को पीछे किया। इस पूरी सेना को क्या किया? पीछे किया। अब जब हमारी सेना लड़ने लगी, अभी जिन्ना को ये सेना भेज के बड़ा अच्छा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर हमारा होगा, वादियां हमारी होगी, वहां के सेब हमारे होंगे, अखरोट हमारे होंगे, परियां होंगी, ठीक है, केसर हमारा होगा, 50 साल और जी जाएंगे केसर खा के। उसने क्या किया? जब हमारी सेना ने यहां पर आक्रमण किया तो उसने जाके यूनाइटेड नेशन में दर्ज करा दी अपील कि भारत ने हमारा जो है आक्रमण कर दिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर बहुत मतलब गंभीर रहा करते थे कि अभी तो हम आज़ाद हुए हैं और अभी अगर आक्रमण कर देंगे तो यूनाइटेड नेशन क्या समझेगा कि यार अभी तो आज़ाद हुए, अभी से युद्ध करना चालू कर दिया। ये है। वहां पर जिन्ना ने अपील कर दी कि मतलब इन्होंने हम पे आक्रमण कर दिया। अब देखिए, भारत देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मैटर हुआ कि नहीं हुआ? और अंतर्राष्ट्रीय मैटर कौन देखता है? यूनाइटेड नेशन। वहाँ बुलाया गया, और वहाँ बुलाया गया और वहाँ पर बाकायदा ये पूरा सबूत के साथ बताया गया कि जिन्ना की भेजी हुई जो सेना है उसने हमारे जम्मू कश्मीर का क्या हाल किया है। और उससे पहले विलय पत्र साइन हो चुका था यूनाइटेड नेशन में। हमने दिखा दिया कि ये तो हमारा राज्य है और इस राज्य में हमारी जनता को इन्होंने ऐसा मारा है, कत्लेआम किया है, गैंगरेप किया है। जिन्ना से जब सवाल जवाब हुआ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने सेना भेजी थी, तो यूनाइटेड नेशन बड़ा गुस्साया उसके ऊपर। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, पाकिस्तान की सेना, भारत की सेना। उस समय यूनाइटेड नेशन ने आदेश दिया कि जो सेना जहां पर है रुक जाए वहीं पे, और जहां पे रुकी है लकीर खींच ले, लाइन खींच ले। तो जो सेना जहां पर थी वहां पे रुक गई
और जहां पे वो दुखी वहां पे फेंस लगा लिया, लाइन बना ली, और वही लाइन बन गई LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो हमारा हिस्सा उनके कब्जे में आ गया वो है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित पाकिस्तान वाला इलाका। उन्होंने आदेश दिया, यूनाइटेड नेशन ने आदेश दिया कि जो सेना जहां है वहां रुक जाए और बीच में एक लाइन खींच ले और वो जगह सेना खाली कर दे। समझिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा ये टॉपिक है ये। यूनाइटेड नेशन ने आदेश दिया कि जो सेना जहां पर है वहां पे लाइन खींच ले और उसके बाद उस जगह को खाली कर दे। भारत ने बोला हम तैयार हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक शर्त यह भी बोला कि जब पाकिस्तान यह सुनिश्चित कर देगा कि उसकी सेना पीछे हो चुकी है, भारत नहीं पाकिस्तान, जब पाकिस्तान यह सुनिश्चित कर देगा और वो भी भारत लिख के देगा कि हां वहां से सेना पाकिस्तान की पीछे हो चुकी है, भारत हमें यह लिख के देगा कि इसकी पाकिस्तान की सेना पीछे हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे उस क्षेत्र के लोगों से जनमत कराएंगे। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र के लोगों से जनमत कराएंगे कि आपको किसकी तरफ जाना है। अब आप ही जरा बताइए, पाकिस्तान की भेजी हुई सेना जो इतना कत्लेआम किया, जनमत होता तो वो जनता किस तरफ जाती? भारत की तरफ। स्वाभाविक था। यहां पर जिन्ना ने क्या दिमाग लगाया? जनमत नहीं कराने दिया, उसकी सेना पीछे नहीं हुई। जब उसकी सेना पीछे नहीं हुई तो हम भी पीछे नहीं हुए, और ये रिपोर्ट आज तक यूनाइटेड नेशन में गई ही नहीं। नतीजा ये POK वाला इलाका आज भी हमारा उसके पास है। ना उसकी सेना पीछे हुई, ना हमारी सेना पीछे हुई। उसकी सेना ड्यूटी देती है, हमारी सेना ड्यूटी देती है। अब जब इतने सारे साल हो गए, वहां पे मुस्लिम आबादी बढ़ गई और चोरी छिपे पाकिस्तान ने वहां की मुस्लिम आबादी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतने हमारे भारत के नकली पैसे छापे और पाकिस्तान की सेवाओं में उन्हें वहाँ कश्मीर के लड़कों को जॉब दिया। नतीजा ये जम्मू कश्मीर का रुख हो गया किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ बाद में। और पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया आतंकवादी बनाने में। पाकिस्तान यहां के लड़कों को यह बोल के ले जाती थी कि तुम सेना की भर्ती करेंगे और तुम देश के लिए लड़ोगे, अपने अल्लाह के लिए लड़ोगे और शहीद होगे तो 72 हूरों के पास जाओगे। 72 हूर का मतलब समझते हो? आप अगर शहीद हो जाओगे तो आप जब स्वर्ग में जाओगे तो वहां पर जो है 72 परियां होंगी जो आपकी सेवा करेगी। और आपको बता दें, मरने वाला बोल नहीं सकता और स्वर्ग किसने देखा है ये कोई बता नहीं सकता, है ना? आए समझ में? पाकिस्तान ने इनको इतना सपोर्ट किया कि धीरे धीरे इनका रुख पाकिस्तान की तरफ बदल गया और भारत के खिलाफ यहाँ के नवयुवक छात्रों ने इतना ज़्यादा आतंकवादी हमला, आत्मघाती हमला। भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी हमला करेगा तो सीधी सी बात है भारत यहाँ से प्रतिक्रिया तो करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कश्मीर का कोई लड़का है, कश्मीर में रह रहा है, उसका लड़का गया पाकिस्तान में, प्रशिक्षण लिया, ट्रेंड हुआ और भारत में आके बम फोड़ दिया, भारत के सैनिक ने मार डाला उसे। अब यहाँ के माँ बाप उसे क्या सोच रहे हैं? कश्मीर में रहने वाले, भारतीय सेना ने मार डाला मेरे बच्चे को, मेरे लाल को। अब आप ये बताइए, भारत के खिलाफ अगर वो कार्रवाई करेगा तो मरेगा तो है ना? एक नहीं, हजारों जो है आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मारा और यहाँ के लोगों ने ये समझ लिया कि ये जो भारतीय सेना है ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोचती है, ये हमारे बच्चों को मार डालती है। लेकिन कहानी कुछ और है। उसका बच्चा आतंकवादी हमला कर रहा है, आत्मघाती हमला कर रहा है, एक बहुत बड़े विशाल देश के खिलाफ लड़ रहा है, तो सीधी सी बात मारा तो जाएगा। नतीजा अब ये लोग क्या करने लगे? आज़ाद कश्मीर करो, कश्मीर आज़ाद करो। अब पाकिस्तान इनको लगातार फंडिंग कर रहा है, लगातार हर चीज़ दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है। अब यहाँ के लड़के अपने करियर के बारे में ना सोचे, वो क्या सोचा? आतंकवादी बनेंगे, लड़ेंगे, फटेंगे। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर इतना माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना इनको ये बोलती है कि तुम पाकिस्तानी सेना में भर्ती होगे और लड़ोगे किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। उनको इतना माइंड वॉश किया गया कि आपको बता दें 16-16 साल के लड़के, 18-18 साल के लड़के मरने से बिल्कुल नहीं डरते और अपने ही देश के खिलाफ लड़ते हैं। नतीजा हमारे देश में वही क्या हो गए? आतंकवादी का। अभी आप बताइए, मैं जो है एक बंदूक लेके यहाँ पूरे जो है बस स्टैंड में धड़धड़ाना चालू कर दूं तो मैं आतंकवादी ना हो गया? हो गया ना? अपने ही देश में रह के अपना आतंकवादी। ये लो, पाकिस्तान ने अच्छा खासा इस्तेमाल किया, हमारी सेना ने जवाब दिया, उसने वहाँ से जो है क्या बोलते हैं ट्रेंड किया और हमने यहाँ पे उनको धुन दिया। नतीजा क्या हुआ? यहाँ कश्मीर के लोगों को एक हेट हो गई भारत से कि ये भारत सरकार जानबूझ के करा रही है।
भारत सरकार जानबूझ के, और फिर देखो कम्युनिटी, वहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी। पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया वहाँ के युवाओं का, आपको बता दें। और देखिए, हालांकि थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे शब्द बोलने वाला हूँ क्योंकि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉज कर दीजिएगा। तो जहाँ पर आपको बता दें लोगों को इतनी सुख सुविधाएं मिलेगी, तो वो तो सोचेगा ही नहीं कि यार हमारा देश हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, ये तो बढ़िया है, यहीं पे करो। इन्होंने शादीशुदा संबंध भी बनाए पाकिस्तान से। अब ये लोग इतने ज्यादा कट्टर हो गए कि वहां पर सेना हमारी जाए तो पथराव हो, हमारी सेना के ऊपर पत्थर करें, आतंकवादी हमला करें, छुप छुप के हमला करें। बंदूकें प्रोवाइड करता कौन? पाकिस्तान। कुछ हमारे देश में भी दलाल थे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बंदूकें बनती उसको सप्लाई करवा देते उधर। नतीजा क्या हुआ? इतनी ज़्यादा तनातनी हो गई कि हमें यहाँ पर अत्यधिक सेना लगानी पड़ी। युद्ध हुए पाकिस्तान से, आज तक हमारे जितने भी युद्ध हुए हैं वो जीता आज तक एक भी नहीं है। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन ने आदेश दिया कि भैया सेना जब हटाओगे तभी जनमत कराएंगे। अब आप ये बताइए, इतने सालों बाद जब इन लोगों का यहां रुख हो गया, तो अगर हम जनमत करा लेंगे तो यहां की जनता किसके तरफ बोलेगी? पाकिस्तान की तरफ। अब हम जनमत नहीं करा रहे हैं, पहले वो नहीं करा रहे थे, अब हम नहीं करा, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर इतना ज्यादा तनातनी का माहौल हो गया है कि अब यहां की जनता हमारे नहीं आएगी। लेकिन ये तो हमारा अभिन्न अंग है। कोई मुझे बताएगा टाइम कितना हो गया है? 12:33। चलिए, इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बताएंगे अभी जो मैराथन होगी ना उसमें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ अभी कितना हुआ। गर्म कर दो पूरा इसको।